संस्कृत शिक्षण के प्रश्नों में हम देखते हैं लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम, ये पूछा हुआ है। यहाँ किस विधि का द्योतक है, ये पूछा हुआ है। यहाँ हमें जो विकल्प दिख रहे हैं उसमें आगमन निगमन विधि, आगमन निगमन विधि, ये इसका सही उत्तर है। वो क्यों है इसको भी आप देखें। लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम कम विधि में होती थी, किस विधि में होता है? आगमन और निगमन में दोनों का समावेश होता है, उदाहरण का भी और नियम का भी, इसलिए यहाँ पर इस विधि को माना गया है। वहीं अगर हम बात करें समाहार विधि की, समाहार विधि वह विधि होती है, इसको दूसरा नाम समवाय भी होता है, समवाय विधि। इस विधि का दूसरा नाम समवाय विधि भी है। इसमें शिक्षण करवाते समय साथ साथ ही व्याकरण की बिंदुओं का ज्ञान करवाया जाता है। जैसे संधि आ गई तो संधि का उदाहरण बता देंगे, समास आ गया समास का बता देंगे, उपसर्ग प्रत्यय जितने भी आते हैं वो पाठ के साथ साथ ही उसका विकास करवाया जाता है, उसका अभ्यास करवा दिया जाता है, वो समाहार विधि होती है। वार्तालाप विधि तो आपस में बातचीत की विधि होती है, ये आप जानते ही हैं। प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष जो है उस विधि का दूसरा नाम निर्बाध विधि भी है। प्रत्यक्ष का दूसरा नाम निर्बाध विधि भी है और प्रत्यक्ष विधि का दूसरा नाम निर्बाध भी है। इसमें भाषा को सीधे उसी माध्यम से पढ़ाया जाता है। जैसे संस्कृत है तो संस्कृत को संस्कृत में पढ़ाया जाएगा, अंग्रेजी को अंग्रेजी में पढ़ाया जाएगा, हिंदी को हिंदी से ही पढ़ाते हैं। इसका नाम निर्बाध विधि भी है। और संस्कृत शिक्षण में इसको लाने वाले थे प्रोफेसर बोकिल। संस्कृत शिक्षण में इसका प्रयोग करने वाले थे प्रोफेसर बोकिल नाम के, और इन्होंने एक बुक लिखी थी, पुस्तक लिखी थी, अंग्रेजी में पुस्तक थी, वो नाम था उसका ए न्यू, और न्यू के बाद अप्रोच का मीनिंग हो जाएगा APPO, और बाद में रीच का मीनिंग होता है ना, उसमें ओ लगा दो, ROACH, रीच टू संस्कृत तो पेपर में अपने छपा हुआ मिल ही जाता है। ये पुस्तक थी, और ये पुस्तक लिखी किसने थी? प्रोफेसर बोकिल ने। तो नई अप्रोच जो है ये अगर पूछे तो A और B याद रख लेना है। अप्रोच अगर पूछे तो A फॉर अप्रोच किसने दी है? B फॉर बोकिल नाम के जो प्रोफेसर थे उन्होंने दी है। और इन्होंने निर्बाध जो विधि थी, जिसको प्रत्यक्ष विधि भी कहा जाता है, उसका संस्कृत शिक्षण में प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है स्थूल से सूक्ष्म की ओर प्रतीकार्थ की ओर होता है, यह क्या कहलाता है? तो यह क्या कहलाता है? यह कहलाता है शिक्षण सूत्र कहलाता है। ये शिक्षण सूत्र कहलाता है, इसको शिक्षण सूत्र कहते हैं। स्थूल से सूक्ष्म की ओर जो है वो ये शिक्षण सूत्र होता है। अब और दूसरों की बात करें तो वहाँ हमें दिख रहे हैं अधिगम, व्यवहार में परिवर्तन जो है वो अधिगम कहलाता है। अभिप्रेरणा सीखने का राजपथ है। ये दोनों मनोविज्ञान के विषय हैं, तो दोनों विकल्प वैसे ही कट हो जाते हैं। पाठ योजना जो डेविस ने परिभाषा दी है उसके हिसाब से याद रख सकते हो, एक विकास योजना जिसको बना करके कार्य को प्रस्तुत किया जाता है। तो इनसे संबंधित जो प्रश्न है उनमें आप गलत नहीं करोगे। अगला प्रश्न है संस्कृत भाषा विकासाय प्रमुखानि कति कौशलानि, कौशल कितने हैं? 4। और ये 4 कौन कौन से हैं ये आप जानते ही हैं, LSRW बार बार जिक्र कर रहे हैं, वो चारों इसी में आ जाते हैं। अगला प्रश्न है अपना संस्कृत शिक्षण से श्रव्य साधनेषु क्या परिगणित है? श्रव्य साधनों में कौन सा गिना जाता है? श्रव्य साधनों में कौन सा गिना जाता है? तो यहाँ हमारा उत्तर हो जाएगा ध्वनि अभिलेख है। ये ध्वनि अभिलेख हो जाएगा। ध्वनि अभिलेख क्या होती है? ध्वनि मुद्रिका भी इसका दूसरा नाम है। इसका दूसरा नाम ध्वनि मुद्रिका भी इसका नाम है। इसको ध्वनि मुद्रिका भी कहते हैं। ये उत्तर है। इसको ध्वनि मुद्रिका भी कहा जाता है। ध्वनि मुद्रिका भी इसको कहा जाता है। और दूसरे जो विकल्प दिख रहे हैं उसमें श्यामपट्ट जो है वो दृश्य है, ब्लैक बोर्ड को कहते हैं। मानचित्र नक्शे को कहते हैं। प्रतिकृति मॉडल को कहते हैं। तो ये तीनों दृश्य साधन है। यहाँ पूछा हुआ है श्रव्य साधन कौन सा है?
ध्वनि मुद्रिका या टेप रिकॉर्डर जिसमें कि गीत सुनते थे गाड़ियों में, घर पर भी इसको काफ़ी बजाया जाता था। आजकल इसका चलन काफ़ी कम हो गया है। ध्वनि अभिलेखा इसको कहा जाता है। मूल्यांकनस्य प्रमापीकृत प्रविधिषु शलाका परीक्षायाः, शलाका परीक्षा का पूछा हुआ है यहाँ पर। शलाका परीक्षा पूछी है। शलाका परीक्षा क्या होती है? शलाका परीक्षा मौखिक परीक्षा होती है। शलाका परीक्षा मौखिक परीक्षा होती है। मौखिक परीक्षण इसमें किया जाता है। इसके अलावा जो मौखिक परीक्षा होती है वो एक तो संवाद में होती है जिसमें बातचीत होती है आपस में, और एक साक्षात्कार जो होता है उसमें भी मौखिक परीक्षा ही ली जाती है। बाकी सभी जो विकल्प हैं, लिखित परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा, रचना परीक्षा, ये मूल्यांकन में शलाका परीक्षा का समावेश जो है वो इन तीनों में मौखिक परीक्षा होती है। तो शलाका परीक्षा में भी मौखिक परीक्षा ही होती है। उसके बाद प्रश्न है अपना, संस्कृत शिक्षण से सामान्य सिद्धांत न अस्ति, ये पूछा हुआ है। न अस्ति नहीं है, नहीं है ये पूछा हुआ है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा यहाँ पर लिंग भेद से सिद्धांत नहीं है। अभ्यास का सिद्धांत है, अभ्यास का सिद्धांत है, रुचि का सिद्धांत है, क्रियाशीलता का सिद्धांत है, ये सिद्धांत इसमें गिने जाते हैं। लिंग भेद जो है वो न संविधान में है, न ही पठन पाठन में होता है। आगमन विधि का पहला सोपान कौन सा है, ये प्रश्न पूछा हुआ है। आगमन विधि का पहला सोपान जो है वो आगमन विधि, आगमन में उदाहरण दिया जाता है, फिर नियम आता है, तो पहला सोपान उदाहरण ही होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, भाषा का प्राथमिक कौशल कौन सा है? भाषा का प्राथमिक कौशल, पहला कौशल भाषा शिक्षण में कौशल कौन सा है? तो वो हम पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले सुनना है, तो पहला हो गया सुनना, ये हो गया दूसरा, ये जो होगा ये होगा दूसरा पठनम, दूसरा वाचन होगा। सुनना, सुनना हो गया पहला, LSRW स्पीक होगा वाचन, वाचन हो जाएगा 2 नंबर पर, और पढ़ना हो जाएगा 3 नंबर पर, और लेखन हो जाएगा 4 नंबर पर। अंतिम जो होगा ये। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि लिपि के आधार पर पहला कौशल कौन सा है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्राथमिक कौशल दिया हुआ है भाषा का। अगर यहाँ पर लिपि आधार पर पूछ लिया जाए तो वहाँ उत्तर होगा हमारा पठन, वहाँ हमारा उत्तर होगा पठन, क्योंकि लिपि में भाषा चिन्हों को लिखा और पढ़ा जाता है, तो पहले पढ़ा जाएगा फिर लिखा जाएगा। तो लिपि के हिसाब से पहला कौशल होगा पठन, और लिपि के हिसाब से दूसरा कौशल होगा लेखन, अंतिम कौशल होगा लेखन। इस तरीके से हमें याद रखना है। तो जो हम LSRW पढ़ते हैं उस हिसाब से हमारा उत्तर हो जाएगा श्रवणम, पहला कौशल हो जाएगा। स्पीक जो वाचन है, भाषण है, वो हो जाएगा दूसरा। रीडिंग अर्थात पठनम हो जाएगा तीसरा, और जो चौथा है वो हो जाएगा राइटिंग अर्थात लेखनम। अगला प्रश्न है, सतत मूल्यांकनस्य, सतत मूल्यांकने शिक्षकस्य मुख्य कार्यं किं भवति? शिक्षक का मुख्य कार्य क्या है? अब सतत मूल्यांकन क्या है? CCE, कंटिन्यूड और कंप्रेहेंसिव एवल्यूशन, सतत और व्यापक मूल्यांकन। सतत का अर्थ है कि यह निरंतर होता है, व्यापक का अर्थ है ये फैलाव लिया हुआ होता है। इसमें केवल पढ़ाई की बातें ही नहीं होती, इसमें बालक की सुबह से लेकर के स्कूल की छुट्टी होने तक की प्रत्येक गतिविधि, खेल कूद में कैसा है, सांस्कृतिक गतिविधि में कैसा है, बच्चों के साथ में किस तरह रहता है, उसके व्यक्तित्व की क्या विशेषताएं हैं, उसके स्टाफ के सदस्यों के साथ उसका व्यवहार कैसा है, पूरा मूल्यांकन बच्चे का होता है। इसलिए इसका नाम है सतत मूल्यांकन। सतत मूल्यांकन लगातार होता है। तो शिक्षक का मुख्य कार्य इसमें क्या हो जाएगा? शिक्षक का इसमें मुख्य कार्य है स्वमता अभिलेखनम, अपने मत का अभिलेखन शिक्षक का इसमें मुख्य कार्य होता है। पढ़ाना इसमें मुख्य कार्य शिक्षक का नहीं है। इसमें पठन के साथ साथ दूसरी सभी गतिविधियों का रिकॉर्ड रखना, उसके अपने विचार भी उसमें लेखन करना, स्वमताभिलेखन शिक्षक का मुख्य कार्य होता है। अंतिम प्रश्न है इसका, अर्भटीय पंचपदी, इसमें किस विधि में इसका सोपान होता है? अर्भट की पंचपदी में किसको शामिल किया जाता है? तो अर्भट की पंचपदी में तुलना का समावेश किया जाता है। अर्भट की पंचपदी में तुलना का समावेश किया जाता है। श्रवणम का, लेखन का, ये तो कौशल होते हैं।
संभाषण भी कौशल होता है। हर्बर्ट की पंचपदी योजना के बारे में आप ये समझें कि हर्बर्ट ने जो 5 पद दिए थे, इसको एक कहानी से बताता हूँ। मैं पहले मारवाड़ में रहा, वहाँ हल्दी का चलन है, सर्दी में हल्दी खूब बनती है। हरदत्त जी नाम के कोई सर थे, हरदत्त जी, तो हर्बर्ट से अपने याद रखते थे। वो अंग्रेजी के टीचर थे, तो बट और करते रहते, तो हर्बर्ट हो गए, हर्बर्ट हो गए। उन्होंने कहा कि हल्दी बनाते हैं, तो कहा कि भाई प्रस्ताव तो अच्छा है, प्रस्ताव तो अच्छा है, प्रस्ताव तो अच्छा है, प्रस्ताव तो अच्छा है, लेकिन बट चिंता का विषय है, चिंता का विषय है। अब चिंता का विषय है, ये आ गया विषय कि सामान कौन लाए। अब कहा कि भाई तू ले आ और तौल करके लाना, तू लेना, तू ले आना, तौल करके ले आओ, तुम ले आओ भाई। और तुम क्या ले आओ, सामान ले आओ, बना मैं दूंगा यूट्यूब से देख करके। सामान ले आओ और बना देते हैं हल्दी। अब उसके बाद सामान लाया गया और फिर हल्दी बनाने का प्रयोग किया गया। प्रयोग जो है वो सफल हो गया और अपने हर्बर्ट की पंचपदी योजना भी पूरी हो जाती है। हर्बर्ट की पंचपदी योजना में हमने देखा कि सबसे पहले प्रस्ताव रखा गया, प्रस्तावना है सबसे पहले। 1 नंबर पर प्रस्तावना है, 1 नंबर पर प्रस्तावना है, हल्दी बनाने का प्रस्ताव रखा था। 2 नंबर पर चिंता का विषय ये है ना, ये बात कही थी। तो दूसरे नंबर पर विषय का उपस्थापन किया जाता है, विषय वस्तु को प्रस्तुत किया जाता है। नंबर 3 पर कि तू ले आ, तो वहाँ पर तुलना है, तू लाना, तू और तुलवा करके लाना। सामान जो है वो दोनों अनुपातिक रूप से सारे होने चाहिए, तो इस तरीके से लाना, तो वो हो जाएगा तुलना। उसके बाद में सामान लाया गया तो वो सामान्यीकरण हो जाता है, वो सामान्यीकरण हो जाता है। और उसके बाद 5वां जो चरण है हर्बर्ट की पंचपदी योजना का, वो होता है प्रयोग। तो इस तरह से हर्बर्ट की पंचपदी योजना में 5 पद होते हैं। हर्बर्ट की पंचपदी योजना में पहला प्रस्तावना, दूसरा विषयोपस्थापन, तीसरा तुलना और चौथा सामान्यीकरण और 5वां प्रयोग। यहाँ पूछा है किस विधि, किसका सोपान जो है वो इसमें शामिल है, तो वो है तुलना। और एक पेपर में ये भी पूछा गया था कि तुलना किस नंबर पर आता है, तो ये तीसरा सोपान होता है। हर्बर्ट की पंचपदी योजना में तीसरा है, देखो यहाँ पर दिया हुआ है ना तीसरा, तो ये इस तरह से भी पूछा जा सकता है। और शिक्षण विधियों के ये प्रश्न और इसमें बीच में आई हुई बातें ट्रिक के साथ आपको समझाई हैं, निश्चित तौर पर आपको अच्छी लगी होंगी और आपके समझ में भी आई होंगी। जय हिंद।